गुड आफ्टरनून एवरीवन। अपन ने लास्ट टाइम पोस्ट मौर्य तक कन्व डायनेस्टी तक देखा था इन रेफरेंस टू मौर्यन पीरियड। उसके बाद वी सॉ एवरीथिंग अबाउट इंडो ग्रीक इन्वेजन्स और उनके डायनेस्टीज। अब उसके बाद हम देखेंगे सातवाहन्स और सातवाहन। जैसे पोस्ट मौर्य मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ, देन केम द सुंगास, कान्वा। और जो कान्वा था और ये जो भी पोस्ट मौर्यन जितने भी डायनेस्टीज थे ना, दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल इंडिया। उनका उतना डोमिनेंस नहीं था जितना अशोक के टाइम पे था। सो वो लोग ज्यादा नीचे अगर हम ये मैप को पकड़ के चले, सो दो अभी अशोका का यहाँ तक इतना रीच था, बट आफ्टर अशोका और मुगल का जब पावर पूरा डिक्लाइन हुआ, वो इतने ही पार्ट में रेस्ट्रिक्ट हो गए। जो डेक्कन वाला स्टार्ट था, सेंट्रल इंडिया और डेक्कन, वहां पे सातवाहन डायनेस्टी ने उनको आगे कंटिन्यू किया, उनके टेरिटरीज को जीता, उनका डोमिनेंस हटाया और खुद का डोमिनेंस एस्टेब्लिश किया। उनको बाकी के दो डायनेस्टीज से कोई इश्यू नहीं आया, बिकॉज दे वर मोर पावरफुल देन द अदर टू डायनेस्टीज, द कान्वास एंड द सुंगास। They succeeded Mauryas around 100 years later। मतलब वो एंडर ऑफ BCE, मतलब एंड जो आ रहा था, थर्ड सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी, वो टाइम में ज्यादा इनका हमें रेफरेंस दिखता है और इमर्जेंस दिखता है। जो पुरानाज है अपने या पुराण से, उसमें इनका रेफरेंस दिखा है एस आंध्रस। पुरान्स में कहीं सातवन ऐसा लिखा नहीं है, सातवना, बट पुराणास गिव्स अस अबाउट आंध्रा, अ डायनेस्टी that ruled in Andhra Pradesh, Deccan, Maharashtra, Deccan, North and South Maharashtra, entire Maharashtra as well। उनका कैपिटल हुआ करता था प्रतिष्ठान, एंड दे रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 300 years। तो ये सारे फैक्ट्स सातवाहन्स के ही रेफरेंस में आते हैं, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है इन फैक्ट्स में। इनका कैपिटल था प्रतिष्ठान और 300 साल तक इनका रूल चला। तो ये चीजें हम सातवाहन्स को भी या उनसे ही रिलेट करते हैं। तो उनके अगर हमने लिखा अलग, तो पुरानाज में आंध्र दिया है और हम उनको सातवाहन्स कहते हैं, इतना ही इनमें डिफरेंस है। बट कहीं सातवाहन्स के इसमें आंध्र ये वर्ड नहीं आया है, ना कहीं पुरान्स में सातवाहन ये वर्ड आया है। देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन टू इट, बट इट्स लाइक एक ही डेटा को दो अलग अलग नामों से दिया गया है विदाउट नोइंग ईच अदर्स नेम्स। तो इससे दो चीजें सिर्फ प्रोमिनेंट यही समझती है, कैपिटल प्रतिष्ठान था, पैठन अभी का, जो यहां से 50 किलोमीटर डिस्टेंस है छत्रपति संभाजी नगर से। और अर्लीस्ट जो सातवाहन इंस्क्रिप्शंस है, दे बिलोंग टू ऑलमोस्ट फर्स्ट सेंचुरी BCE, नॉट CE। हमारा एक साल पीछे चलता है। अगर हम सेंचुरी सेकेंड 21st सेंचुरी बोले तो 20th सेंचुरी, 2000 के ईयर्स जो आएंगे वो सारे 21st सेंचुरी। मतलब एक साल हम AD में आगे रहते हैं। और जब उसका रीजन शायद यही होगा कि जो फर्स्ट सेंचुरी BC है, अगर BCE बोला जाता है, तो सेकेंड सेंचुरी वुड बी फर्स्ट AD या 100 AD मोस्ट प्रोबेबली। तो ये रीजन हो सकता है जिसके कारण हम एक साल पीछे
सेंचुरी आगे हम पीछे एक इससे होते हैं। उसके बाद इनके बिगेस्ट कंपिटिटर्स थे शाकास, क्षत्रपास, द वाइस रॉय ऑफ शाकास, क्योंकि शाकास वर डोमिनेट इन दिस रीजन, मतलब गुजरात, मालवा, यहां तक उनका रीच था। तो डायरेक्ट कंफ्लिक्ट ये रीजन से होता था। अगर यहाँ हारे तो कोस्टल रीजन जाएगा सातवाहंस का। तो इनके कंपटीशन में मौर्य का कोई भी किंग नहीं आता है, मौर्य की कोई भी डायनेस्टी नहीं आती है, मगध की। दे वर डायरेक्टली competing against Shaka rulers. Shakas were up to भरोच या ब्रोच लिखा है, बट भरोच, अभी का जो भरूच है, कल्याण, सोपारा। तो कल्याण मतलब मुंबई पकड़ लो, या फिर हाँ सोपारा आपको हल्का का दिख रहा होगा। तो सोपारा तक इनका कंट्रोल था शाकास का। तो ये डायरेक्ट सोपारा मतलब बहुत पास हो गया कैपिटल के, तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का रीजन था ये। सातवंश वर ब्राह्मण बाय डिसेंट, मतलब वो क्लेम करते थे कि वो लोग ब्राह्मण्स है। परफॉर्म्ड रिचुअल्स, performed Vedic rituals, and worshipped Krishna and Vasudev. ये हमें चीजें मिली है नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें मिला है नाने घाट केव इंस्क्रिप्शन। नाने घाट मतलब वो इट कम्स इन द वेस्टर्न घाट्स बिटवीन द कोकन एंड जुन्नर। कोकन कोस्ट से और जुन्नर जो एक पुराना विलेज है, बट अगर मैप्स में आप लोग इमेजिन कर पा रहे होगे तो पुणे से 120 किलोमीटर कोकन की तरफ जाना है। तो वो उस रीजन में नाने घाट का हमें इंस्क्रिप्शन मिलेगा। केव्स है बेसिकली दो वैली के बीच के, जहाँ पे सातवाहंस के बारे में काफी चीजें हमें पता चली है, और जो हम हिस्ट्री लिख पा रहे हैं इसके बदौलत लिख पा रहे हैं। फर्स्ट सेंचुरी बीसी का है ये। और इनका एक अलग और अदर एक प्रोमिनेंट चीज ये था कि ये मैट्रोनिम्स यूज करते थे, मतलब मदर्स नेम यूज किया करते थे रादर देन देयर ओन नेम। आपने किसी ने देखा होगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये नाम सुना है कभी किसी ने? देयर इज अ साउथ का पिक्चर, मेरे को उनका नाम याद नहीं एक्टर का, बट दिस इज अच्छा पिक्चर है और वो बड़े एक्टर है बहुत। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, नाम सतकर्णी है, ही इज सन ऑफ गौतमी। तो उनके मदर का नाम पहले आया करता था, देन देयर नेम, और उनके किंगडम का कुछ ऐसा रेफरेंस था। तो ये सबसे ज्यादा, और ये एक ही चीज दिखी गई है पूरे इंडिया के डायनेस्टीज में, सिर्फ सातवाहंस में ये चीज ज्यादा देखने मिली है। दे अज्यूम्ड टाइटल्स दक्षिणापथिपति, मतलब लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथ, दक्षिण पथ के जो है वो दक्षिण पथपति, ऐसा।
दे आर लाइक उनके इसमें ऐसा भी है, एक प्रैक्टिस देखा गया है कि लैंड्स का ग्रांट या लैंड ग्रांट्स ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क्स को काफी हद तक दिया गया है, विच वॉज टैक्स फ्री. लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स and Buddhist monks, which was tax free, duty free. उस पे कुछ इन्हें उनको भी कुछ टैक्स देना नहीं है. ब्राह्मण्स को जिसका लैंड है उसको भी कोई टैक्स लगेगा नहीं बाद में फ्यूचर में. प्लस इम्यूनिटीज मिलते थे सर्टन, जो सबको नहीं मिलता था. तो किसी ब्राह्मण को, किसी बुद्धिस्ट मॉन्क को, किसी भी रिलीजियस लीडर को या कोई पंडित प्रीस्ट को लैंड देने का सबसे पहला सिलसिला यहाँ ने इसने शुरू किया है, ये किंगडम ने. सो दे वर फर्स्ट टू स्टार्ट लैंड ग्रैंड थिंग्स और रिचुअल. ये नीचे पे कोई लिख रहा है? अटेंडेंस का बुक नहीं है ना? वही चेक कर रहा था मैं. ठीक है, लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो यार. मैं नोट्स तो प्रोवाइड करने नहीं वाला हूँ तुम लोगों को. जितना खुद से यहाँ से लिखोगे उतना, खुद से पढ़ोगे उतना. क्योंकि स्पून फीडिंग का तुम्हारा एज चला गया. सोने के चांदी के चमचे से खाना नहीं खिलाएगा कोई. दिए हुआ खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ. फर्स्ट किंग वाज सिमुका. He was the founder of Satavahan dynasty. Active after Ashoka's death. मतलब अशोका के डेथ के बाद से ही एक्टिव थे. पहले स्मॉल चीफ्टन्स वगैरह लीडर्स थे, उसके बाद स्लोली जैसे पावर दिख रही थी कि डेसिमेट हो रही थी, सो ही टुक दी थ्रोन. मतलब खुद के हाथ में लिया चीजें एंड एस्टेब्लिश किया डायनेस्टी को. built Jain and Buddhist temples. उसके बाद एक प्रोमिनेंट रूलर है, गौतमीपुत्र सतकर्णी. (106 to 130 CE). अब इनके टाइम में सातवाहन डायनेस्टी वाज एट इट्स पीक. जो कुछ मैक्सिमम सातवाहन डायनेस्टी ने उनका पाया है, हासिल किया है, वो इट वाज अंडर गौतमीपुत्र सतकर्णी. ही डिफीटेड शाकाज एंड रीगेन्ड द कंट्रोल ऑफ लॉस्ट टेरिटोरीज. मतलब जो कुछ शाकाज के पास था, जो बेसिकली डेक्कन का पार्ट होता है. बंद हो गया वो? ठीक, कोई इश्यूज नहीं. जो कुछ साउथ का डेक्कन का पार्ट जितना कुछ आएगा, तो कुछ काफी हद तक उसमें तो शाकाज ने इन्वेड करके रखा था, तो उनको पूरा हरा के वो टेरिटोरीज को गेन किया. और इनका एम्पायर था मालवा से लेके नीचे कर्नाटका तक. अगर याद होगा तो लाइक मालवा गुजरात,
कर्नाटका, नीचे केरला वगैरह, तो कर्नाटका बाउंड्री था और ऊपर मालवा, इतना रीजन पूरा डेक्कन का इट वाज अंडर गौतमीपुत्र सतकर्णी। और आंध्रा का भी अथॉरिटी था इनके पास, मतलब नॉट जस्ट दी वेस्टर्न कोस्ट बट ईस्टर्न कोस्ट का भी अथॉरिटी इनके पास ही था, आंध्र प्रदेश करंटली, जो तमिलनाडु वगैरह तक नहीं था, बट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पार्ट्स ऑफ गुजरात करंट अगर हम इसमें देखें तो उनके अचीवमेंट सारे नासिक इंस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किए गए हैं। एका ब्रह्मा ऐसा एक उसका नाम है, द फियरलेस ब्राह्मण। अचीवमेंट्स, जो नासिक इंस्क्रिप्शंस थे वो उनके एक्चुअली मदर के पूरे इंस्क्रिप्शंस थे। इट वाज ऑल एंटायर अबाउट गौतमी बालाश्री, और उसमें ये रेफरेंस है, उसमें लाइक उनके बेटे के पूरे अचीवमेंट्स है। इंस्क्रिप्शन अबाउट हिज मदर, गौतमी बालाश्री, और उसी इंस्क्रिप्शन में ने एका ब्रह्मणा भी कहा गया है। एंड खातीय वन हु डिस्ट्रॉयड हाई हार्डनेस ऑफ क्षत्रियस, ये क्षत्रिय होगा शायद या खातीय है, पर चेक कर लो। अब इसका मीनिंग ये है, द वन हु डिस्ट्रॉयड हाई हार्डनेस एंड प्राइड ऑफ क्षत्रियस, प्राइड ऑफ क्षत्रियस याद रखो। He assumed titles such as राजा राज, महाराज, इनके अचीव खुद ही ने खुद का अज्यूम कर लिया ये टाइटल। और इनके रीन के एंड में जब ही वॉज फोकस्ड ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ हिज एम्पायर, तो ही लॉस्ट सम टेरिटोरीज टू करदामका लाइन ऑफ शाकस, जो रुद्रदमन का ब्लड लाइन है। तुमको याद होगा तो मैंने बोला था कि शाकास जो पोस्ट शाकास थे या पार्थियन शाकास, उनके दो ही ब्लड लाइन्स थे,
एक शतापतास एंड और क्षत्रापस एंड कर्दमकास। तो ये जो कर्दमका लाइन के किंग्स थे, रुद्रदमन, जो मैंने लास्ट टाइम बोला था, तो रुद्रदमन वाज काइंड ऑफ कंटेम्पररी टू गौतमीपुत्र, थोड़ा एक आध ईयर का पीछे होगा, बट फिर उनके ही टाइम में काफी हद तक के जो नॉर्थ साइड के टेरिटोरीज थे, डेक्कन के नॉर्थ के, वो सारे पार्ट वापस शाकास ने ले लिए थे उनके पास। उनके सन वशिष्ठिपुत्र पुलुमाया, पुलुमई, 130 से 154 तक ही रूल्ड आफ्टर हिज फादर्स डेथ। कॉइन्स वर फाउंड इन वेरियस आंध्र रीजन इनके टाइम के। और मैं रुद्रदमन का मैंने रेफरेंस क्यों दिया, बिकॉज ही मैरिड रुद्रदमन्स डॉटर। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा गया है कि ही मैरिड रुद्रदमन्स डॉटर। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन के। उसके बाद ये इनके फादर को भी टेरिटोरीज वगैरह कैप्चर करने में हेल्प काफी करते थे। इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में कुछ ऐसे ब्रीफ आइडियाज दिए गए हैं नासिक इंस्क्रिप्शन में। गौतमीपुत्र के उनके मदर, उनका और उनके बेटे का, सबका एक कुछ कुछ हल्का हल्का डिस्क्रिप्शन मिला है, जिससे हम काफी चीजों का एक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद है यज्ञश्री शतकर्णी। वन 165 to 194 के है ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स में से कोकण और मालवा जैसा टेरिटोरीज इन्होंने शाकास से रिकवर किया, क्योंकि जो पुलुमई थे, जब वो ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई लड़ रहे थे, तो शाकास ने कोकण, मालवा जैसे कुछ ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट के रीजन्स को कैप्चर कर लिया। सो ही वॉज एबल टू रिकवर दोज टेरिटोरीज। बस इतना ही इनका इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद कई सक्सेसर्स थे, गौतमीपुत्र, विजय शतकर्णी, चंदा शतकर्णी वगैरह एक्सेट्रा। वन ऑफ देम जब आखिरी आखिर के थे, उसमें हाला करके एक थे, 17th इन द लाइन। He was a poet
a great God gifted poet who authored Gatha Satasi. सत्तसी सही, इट्स अ 700 पोम्स का कलेक्शन और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्ट वर्क लिटरेचर वर्क ऑफ सातवाहन डायनेस्टी से कहा जाता है। और ये महाराष्ट्रियन डायलेक्ट प्रकृत, ऐसा उसका मतलब महाराष्ट्रियन प्रकृत में उसको लिखा गया है, नॉट दी मगधियन प्रकृत और कोई सेंट्रल इंडिया के। जो टिपिकली महाराष्ट्र में जो प्रकृत या प्राकृत किया मतलब स्पेल आउट किया गया था, जो कम्युनिकेशन का था प्रकृत, उसी में इसका लिखा हुआ है वो। एंड 3rd सेंचुरी तक आते आते इनका एग्जिस्टेंस कम हो गया, डोमिनेंस खत्म हो गया। और फिर इनको सक्सीड करने वाले थे वकातकास, कदम्बास। वकातकास जो डेक्कन के थे, कदम्बास मैसूर, अभिरास महाराष्ट्र, इक्ष्वाकु इन आंध्र। कुछ डाउट इसमें? बहुत क्वेश्चन मार्क है तेरे चेहरे पे। इनके इसमें याद रखने जैसे सिर्फ गौतमी पुत्र सतकर्णी का काम याद रखो और ये चीज याद रखो आखिरी की हाला वाली। अभी आगे भी बोलूंगा एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो काफी हद तक तुमको फेमिलियर साउंड करेगा। डिस्ट्रिक्ट को आहारास या राष्ट्र कहते थे। कुछ दिख रहा है फिर या नहीं दिख रहा है? डिस्ट्रिक्ट को आहारास या राष्ट्रास कहते थे। उसके बाद मिनिस्टर को अमात्य या महामंत्रास। मिनिस्टर या किंग ऑफ एडवाइस, मतलब किंग का एडवाइसर भी है ये। कहीं भी मिनिस्टर ये वर्ड दिखा तो अमात्य याद रखो, क्योंकि काफी जगह आपने देखा होगा मिनिस्टर्स माने अमात्य, उसका और वाला वर्ड चेंज हुआ रहेगा, बट अमात्य बहुत कॉमन देखा गया है। उसके बाद सेनापति को प्रोविंशियल गवर्नर भी बोला गया है, या सेनापति के पास प्रोविंशियल गवर्नर की भी पावर्स थी। अब इसका एक टेंटेटिव रीजन ऐसा हो सकता है, क्या हुआ है कि सातवाहन्स वर बेसिकली ब्राह्मण्स, तो किंग को अगर उसका पावर और अथॉरिटी मेंटेन करना था, तो उसको हर टाइप के, हर कास्ट के लोगों को एक साथ रखना पड़ता होगा। तो जो ट्राइबल रीजन्स हुआ करता था, उनको कंट्रोल में रखने के लिए सेनापति के ही पास गवर्नर्स की पावर थी।
मतलब नाउ ही विल नॉट बी जस्ट द मिलिट्री हेड, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेगा। तो उसको एक अपर हैंड है, किसी ने कुछ इनजस्टिस किया या कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए तो इमीडिएट वो मिलिट्री एक्शन ले सकता था। तो वो एक रीजन हो सकता है। विलेज को ग्रामा कहते थे। और उसका हेड हुआ करता था, विलेज का हेड गौल मिका। और इस ये एक रेजिमेंट का जिसमें ऑलमोस्ट 20 हॉर्सेस, 25 हॉर्सेस, 25 कैवलरी, 40 तक इन्फेंट्री, ऐसा एक सर्टन नंबर दिया गया था उसको। और वो रेजिमेंट का हेड भी विलेज का हेड हुआ करता था। ऐसा कुछ इनका अथॉरिटी का स्ट्रक्चर था। कुछ डाउट्स इसमें, कुछ पूछना है अलग से? विलेज को ग्रामर बोलते थे, विलेज को, हाँ, हेड वॉज गौल मिका। दिख रहा है ना, पढ़ते आ रहा है ना वो पीछे? नहीं तो फिर अच्छे से लिख के देता हूँ। और कुछ, दोनों लाइट चालू कर दीजिए बस। ये हुआ। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है अर्ली स्टेट ऑफ कलिंगा का। लाइक सबको पता है कि अशोका ने कलिंगा को जीत के ही वो कलिंगा का डिस्ट्रक्शन देखा, देन ही चेंज्ड और ही कन्वर्जन हुआ उनका बुद्धिज्म में। सो वो सब देख के तो उसके बाद कलिंगा का क्या, उसमें आता है कलिंगा का चेत्ता डायनेस्टी उसका है। चेदी, कलिंगा यानी अभी का ओडिशा, द रीजन अराउंड ओडिशा। पता है ना मैप में ओडिशा कहाँ आता है? आसाम और ओडिशा अलग है। आसाम नॉर्थ ईस्ट है, ओडिशा ईस्टर्न कोस्ट पे आता है। हाँ हाँ। तो कलिंगा मतलब अभी का ओडिशा, या मतलब वही रीजन पूरा ओडिशा का। उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट हाथी गुम्फा करके एक इंस्क्रिप्शन है उदयगिरी में। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें एक चेदी डायनेस्टी के खरावेला किंग, इनके बारे में आइडिया मिला है। एक ही किंग के बारे में आइडिया है, उनके ओरिजिन को लेके भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, उनके डिसेंडेंट्स को भी लेके ज्यादा कुछ पता नहीं है। क्योंकि जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उसमें ऑलमोस्ट 17 या 18 लाइन्स है, जिसमें से सिर्फ 3 ही हम पढ़ के समझ पाए। बाकी के 14
हमको समझ में या पढ़ने लायक ही नहीं थे कंडीशन के हिसाब से, या पढ़ने के बाद भी अलग अलग उसके इंटरप्रिटेशंस निकलने लगे। ही बिलोंग टू महामेघवहानस, एक एंशिएंट डायनेस्टी कहा जाता है इसे, कलिंगा का। जिनको हरा के कलिंगा अशोका ने मौर्यन एम्पायर में लाया था। लेटर उसी के डायनेस्टी के जो लाइक ये क्लैन है, ये डायनेस्टी है। क्लैन की चिदी डायनेस्टी। He was known as भिक्षु राजा। इतना ही इनके बारे में पता चला है। एंड ही वॉज द वन, खरावेला वॉज द वन जिसने मौर्य के मुट्ठी से कलिंगा को बाहर निकाला। लाइक ही फ्रीड मौर्य और wrestled मौर्य टू फ्री कलिंगा फ्रॉम देम पावर। फॉलोअर ऑफ जैनिज्म थे ये। अब ये हो गया सेंट्रल, नॉर्थ, डेक्कन। इनके ही टाइम में साउथ में क्या चालू था, अब वो होगा स्टार्टिंग। अर्ली हिस्टोरिक पीरियड ऑफ साउथ इंडिया। अब एक सबको ऐसा नोशन होता है अपना, सबको पता है प्री हिस्ट्री, हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री में भी हम लोग प्रोटो तो मिडल वाला पार्ट है, बट प्री प्रोटो हिस्ट्री एक लीनियर फॉर्म में चल रहा है ये सब चीज। साउथ इंडिया में ये लीनियर नहीं था, कुछ चीजों का टाइम स्पेन अलग है अगर हम पूरे इंडिया से उसको कंपेयर करें तो जैसे हमारे इसमें नियोलिथिक के बाद चाल्कोलिथिक आया, तो यहाँ पे नियोलिथिक एज के बाद मेगालिथिक एज आया इनका। एंड हमें कोई भी एज के बारे में आइदर उनके आर्टिफैक्ट से मालूम पड़ा है या कुछ इंस्क्रिप्शन से मालूम पड़ा है, बट मेगालिथिक एज में जितना भी कुछ हमें नॉलेज मिला है, इट वाज फ्रॉम ग्रेव्स ऑफ दोस पीपल। उनके ग्रेव से हमें मेगालिथिक एज के पीपल के बारे में सब कुछ मालूम पड़ा है। अब इनके ग्रेव्स बड़े बड़े पत्थरों से सर्कल हुआ करते थे। सेंटर में ग्रेव है, आजू बाजू में पूरा पत्थर, वैसे बड़े बड़े पत्थर उसका सराउंड कर रहे हैं उसको, और ये सारे चीजें सेटलमेंट के बाहर थे। तो ये एक चीज यूनिक दिखा है जो पूरे अभी तक हिस्ट्री में कहीं दिखा नहीं था ऐसा, टिपिकली ग्रेव्स को लेके। तो इसलिए अलग से इस एज को ही मेगालिथिक एज ऐसा नाम दिया है। मेगा आया तब पत्थरों के हिस्से, बिग स्टोन्स सराउंडिंग ग्रेव्स। अब जब ये ग्रेव्स को एक्सकेवेट किया गया, तो इनके साथ कई सारे आयन ऑब्जेक्ट्स मिले।
कुछ रेड और ब्लैक पॉटरीज मिले, ग्रेन्स जैसे वीट, राइस, ये चीजें भी मिली। तो नॉट जस्ट बॉडीज बट कुछ आर्टिफैक्ट्स वगैरह, कुछ वहां के, मतलब माना जाता है ना कि मरने के बाद उसके पास कुछ चीजें चाहिए स्वर्ग जाने के लिए, वो लेके जाएगा उसके साथ। तो वैसे चीजों का बरियल भी दिखा है अलॉन्ग विद द ग्रेव्स। तो उन चीजों से हमने ऐसा एक अनुमान लगाया कि दीज पीपल वर नॉट एंटायरली एग्रीकल्चरिस्ट। वो लोग टूल्स का यूज करते थे, बेसिक आया, उनको एग्रीकल्चर भी आता था, बट प्राइमरी इनका हंटिंग एंड गैदरिंग वाले ही एक्टिविटीज था। प्रेफर ये लोग हंटिंग गैदरिंग करते थे। तो दीज पीपल वेर एग्रोपास्टरल एंड हंटिंग एक्टिविटीज या हंटर गैदरर्स। एग्रो पास्टोरल मतलब एग्रीकल्चर और पास्टोरल मतलब गाय, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह, ये पास्टोरल में आएगा। और एग्रो मतलब एग्रीकल्चर। तो पार्शियली वो चीजें करते थे और प्राइमरी उनको या प्रेफर्ड एक्टिविटी हंटिंग था इनका। और मेगालिथ्स वर प्रोमिनेंट इन ईस्टर्न आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। जब जैसे जैसे ईस्टर्न कोस्ट में हम लोग साउथ की तरफ जाएंगे ना, ये चीजें सबसे ज्यादा दिखी है या प्रोमिनेंटली दिखी है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चोलास, पांड्यास एंड चेरास वर्दी, मतलब इस पीरियड के एंडिंग में उनका इमर्जेंस दिखा है ज्यादा या एग्जिस्टेंस आया है। मेगालिथिक एज वॉज फॉलोड बाय संगम एज, नियोलिथिक, उससे मेगालिथिक, उससे संगम। ये सिर्फ साउथ इंडिया के लिए है, इसका नॉर्थ से कोई ताल्लुकात नहीं। डोंट इंटरप्रेट दिस एज नॉर्थ इंडिया का पार्ट। उसके बाद आता है संगम एज एंड लिटरेचर। यूपीएससी को अगर क्वेश्चंस पूछने होंगे तो वो लोग इस पर सेक्शन को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है। प्रोनाउंसिएशन करते करते क्वेश्चन का टाइम निकल जाएगा पूरा आपका, बट स्टिल आप लोग इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्ट पूछ क्या रहे हैं, और कर भी लिया तो याद नहीं रहेगा। तो इसको 2-3 बार रिवाइज करो, मेडिवल होने के बाद वापस एक बार करो, मॉडर्न होने के बाद वापस एक बार करो। जब जितना ज्यादा इस चीज को आप लोग पढ़ोगे उतना क्लियरली आपको चीजें याद रहेगी, इंक्लूडिंग नेम एंड डेट्स। बाय 3rd century BCE, जो मेगालिथ पीपल थे नॉर्थ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ आंध्र में, वो सारे साउथ इंडिया टुवर्ड्स द पेनिनसुलर टिप, और वो जो टिप पॉइंट आता है वहां पे, दे स्टार्टेड टू माइग्रेट डाउनवर्ड्स। क्योंकि कावेरी डेल्टा रीजन, कृष्णा कावेरी का डेल्टा रीजन वगैरह, इट वाज अ फर्टाइल रीजन। तो सबसे ज्यादा फर्टिलिटी जहां, वो लोग वहां माइग्रेट होना स्टार्ट किया उन्होंने। तब आयन वगैरह के टूल्स, एक्सेस यूज करके पेड़ काटे सेटलमेंट बनाने के लिए। और वो रीजन का फर्टिलिटी देख के, सब उसका वाटर अवेलेबिलिटी देख के, दीज पीपल स्टार्टेड पैडी कल्टीवेशन
अब बिकॉज जो ये पीपल थे अर्लियर दे यूज टू लिव बिटवीन द सेंट्रल ऑफ इंडिया, ये सेंट्रल अगर इंडिया है, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, मतलब ये डेक्कन वाला पार्ट कह रहा हूं मैं पूरा। तो जो चीजें इनको नॉर्थ इंडिया से मालूम पड़ी, जो चीजें उन्होंने यहाँ पे रह के सीखी, हर एक चीज का इन्होंने मिक्सचर, मतलब एक कल्चर का पूरा मिक्स किया, एंड दे स्टार्टेड देयर ओन थिंग्स फ्रॉम इट। तो नॉट जस्ट खुद का, बट उन्होंने कुछ कुछ चीजें तब जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा प्रोमिनेंट था उससे सीख के पैडी कल्टीवेशन फिर खुद से स्टार्ट किया। पैडी यानी राइस, होपफुली सबको पता होगा। और फिर धीरे धीरे टाउन्स बने, बड़े बड़े न्यूमरस टाउन्स बनते गए, जिससे किंगडम्स बने। अब 4th to 3rd BC, मतलब इसी दौरान चोलास, पांड्यास और चेरास का इमर्जेंस दिखा है। अभी ये थोड़ा ईयर आगे पीछे हो रहा है क्योंकि पुराने डेटिंग की सबसे 3rd है, बट नया एक उन्होंने डेटिंग किया कोंडुमल हिल्स का, तो उससे उन्होंने एक 4th सेंचुरी तक इनका ओरिजिन खींचा पीछे। तो तुम पकड़ लो 4th से 3rd BC तक चोलास, पांड्यास और चेरास का हमें दिखेगा। और इनका इमर्जेंस या इनका जो कुछ सेटलमेंट था, इट वॉज फ्रॉम तिरुपति हिल्स, जहां पे तिरुपति मंदिर है, तिरुपति हिल्स से लेके साउदर्न या सदर्न मोस्ट टिप ऑफ पेनिनसुला, नीचे तिरुवनंतपुरम, आगे श्रीलंका तक भी इनका एविडेंसेस दिखे हैं। एंड दैट एंटायर लैंड वाज नोन एज तमिलकम, द लैंड between Tirupati Hills and tip of southernmost peninsula. अब इसका सोर्स क्या है कि हम इतना मतलब स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकते हैं कि ये रीजन को यही कहा जाता था। क्लासिक तमिल लिटरेचर जो था उसमें क्लियर कट ये चीजें दी है, या यहां से हमने इंटरप्रेट किया है। अब संगम ही क्यों कहा जाता है? मेगालिथ था, नियो था, मतलब हम लोग कुछ मटेरियल को लेके करते थे, उसका नाम संगम क्यों? तो संगम इसलिए क्योंकि ये पीरियड में काफी ज्यादा पोएम्स का कंपाइलेशन हुआ है। जो कुछ तमिल का क्लासिकल लिटरेचर है, ग्रामर वगैरह इंक्लूडिंग, वो सबका एक रिटर्न कॉपी बनने लगा ये पीरियड में। पहले वो चीजें ओरली पूरे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर किया जाता था, इस पीरियड में उसका प्रॉपर कंपाइलेशन हुआ। ऑल अराउंड दिस रीजन जितने भी पोएट्स थे, ऑथर्स थे, मैन विमेन बोथ, वो लोग आए, साथ में बैठ के उन्होंने ये सब चीजें कंपाइल की। तो संगम हुआ है हर टाइप के लोगों का, जिससे लिटरेचर बना है। तो संगम एज एंड लिटरेचर। संगम का मीनिंग ही मीटिंग पॉइंट या ऐसा ग्रुप का मीटिंग वगैरह है, मीटिंग टुगेदर। और जस्ट लाइक बुद्धिस्ट काउंसिल, जैनिस्ट काउंसिल्स, जैनिज्म के, इनका भी 3 मीटिंग्स हुआ या 3 असेंबलीज बोल सकते हैं हम। और तीनों असेंबलीज वर अंडर पांड्या किंग ऑफ मदुरई।
मतलब पांड्या का कैपिटल वाज मदुरई, तो उस किंग के अंडर ही तीनों असेंबलीज कंडक्ट हुए। अब तीनों असेंबलीज संगम, प्लेस, चेयरमैन एंड आउटकम। ये रब करो ना, ये बोर्ड कोई लिख रहा है इसमें से कुछ? जो फर्स्ट संगम हुआ था, इट वॉज हेल्ड एट देन मदुरई या थेन मदुरई, इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, ये देन मदुरई है या थेन मदुरई है, बट ये लोकेशन था। अगस्त्य या अख्तियार इसके चेयरपर्सन थे। अब आउटकम में वर्क्स ऑफ दिस संगम डिड नॉट सर्वाइव, तो कुछ पता ही नहीं है इसमें क्या हुआ, बस हुआ इतना पता है। सेकेंड वॉज हेल्ड एट कपतापुरम, उसके चेयरपर्सन थे अगस्त्य तोल्कापिया। He was a disciple of अगत्या। नाम में कंफ्यूज मत होना, सेम ही है दोनों नाम, कई जगह मैं अगत्या कहूंगा, कई अख्तिया कहूंगा, तो इट्स द सेम पर्सन। ही वॉज द डिसाइपल, और इसमें एक ही चीज सरवाइव किया है, तो इसी राइटर, इसी चेयरपर्सन का इनका एक ग्रामर का बुक है, तोल्कापियम करके, विच वॉज द सेकेंड एडिशन, या ऐसा बोल सकते हो सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ तमिल ग्रामर। ऐसा माना जाता है कि फर्स्ट एवर जो तमिल ग्रामर पे बुक लिखा गया था, इट वॉज रिटन बाय अख्तियार। अख्तियार के द्वारा लिखा गया फर्स्ट तमिल ग्रामर को लेके बुक था, बट इट डिड नॉट सर्वाइव, तो उनके डिसाइपल ने लिखे हुआ बुक को ही आगे तमिल ग्रामर का एक ये माना जाता है, बुक माना जाता है। थर्ड मदुरई में ही हुआ। नक्कीरर forms the entire corpus of existing Sangha literature.
कॉर्पस यानी कलेक्शन। तो जितना भी आज का संगम लिटरेचर है हमारे पास, द एंटायर संगम लिटरेचर वॉज कंपाइल्ड और टेकन फ्रॉम दिस थर्ड संगम में जितना कुछ बना और कंपाइल हुआ, उसी के बेस पे हम अभी खुद के हिस्ट्री को क्लासिफाई और स्पेसिफाई करते हैं। ये लिख लो अच्छे से, याद रखो। उसके बाद है संगम कॉर्पस। मतलब हम सब संगम संगम इतनी देर से मैं कर रहा हूं, तो एग्जैक्टली वो है क्या, उसमें लिटरेचर क्या है। अब दिस कॉर्पस includes 8 of 6 anthologies of poem, 9 of 10 pattus of पट्टुपत्स। मतलब 8 एंथोलॉजीज है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, जिसमें से 6 यहां से उठाए या इसमें बने हैं, पहले के 2 यहां से आए हैं। जो टोलका है, इट्स द फर्स्ट या सेकंड आएगा, और इसके यहां से आएगा ग्रामर वाला फर्स्ट। तो ये 2 और इसमें 6, ऐसा 8 बना पोएम्स का या पोएम्स तुम्हारे लिए। उसका 8 ये बना पोएम्स का कलेक्शन, और 10 सॉन्ग्स थे अलग, जिसमें से 9 सॉन्ग्स यहां से उठाए गए। एंड दिस इज एंटायरली कंपोज्ड likely composed between 3rd BC to 3 CE। और इनका कंपाइलेशन हुआ है 8th CE में। कंपोज तब, कंपाइलेशन 8th। अब जो मैं बोल रहा था 6 और 8, वो लिख लेता हूं तुमको समझने के लिए। जो 8th सेंचुरी में कंपाइल हुआ इनटू एंथोलॉजीज। एंथोलॉजीज यानी इस वर्ड का मीनिंग ही है कलेक्शन ऑफ पोएम्स। अब एंथोलॉजीज मतलब उनका बेसिकली कंपाइलेशन हुआ है, जो फर्दर कंपाइल्ड हुए या उनके सब पार्ट्स बने। इत्तू तो कोई, और पट्टू पत्तू, पट्टू पत्तू, ये सॉन्ग्स थे, ये पोम्स थे। अब इनके नाम में ही इसका मीनिंग छुपा है मतलब छुपा है। इट्टू मतलब 8 का है ये, यानी पट्टू मतलब 10 का है। तो 6 आउट ऑफ 8, 6 आउट ऑफ 8 और 9 आउट ऑफ 10। ये आते हैं कॉर्पस में।
बाकी के जो एक इसका एक का पता नहीं मुझे, बट ये जो इसके दो बच्चे हैं 2000 टोलका और आगे है उसका टोलका एंड अगतियम। तो ये दो जो बुक्स है दीज आर द रेस्ट टू। और अगतियम। This is the first book of Tamil grammar। मतलब इसे कंसिडर करते हैं एक्चुअली। इट वॉज रिटन बाय सेज अख्तियार, जो फर्स्ट इसके ये थे। और सेज अख्तियार को ऐसा माना जाता है कि ही बॉट तमिल लैंग्वेज फ्रॉम गॉड्स। मतलब शिव भगवान से तमिल लैंग्वेज लेके आने वाले ऋषि मुनि अख्तियार थे, जिन्होंने तमिल ग्रामर का फर्स्ट किताब लिखा, बट वो सरवाइव नहीं किया। तो इसको मानते हैं कि दिस इज द फर्स्ट, बट जो सर्वाइविंग है और जिसके बेसिस पे पूरा तमिल ग्रामर पढ़ा जाता है, इट इज फ्रॉम तोलकापिया। And he was disciple of Rishi. Tolkappiyar was disciple of Rishi Agastya. Agatya. लिख लिया सब? कोई डाउट्स? नो। आज ये स्टॉप करेंगे हम लोग। कल दी 3 किंगडम्स एंड गुप्ता पीरियड, और गुप्ता के बाद ऑलमोस्ट लाइक तुम्हारा एक आधा दिन और लग के एंशिएंट इंडिया वुड एंड। फिर उसके बाद जो कनेक्टिंग पीरियड आएगा एंशिएंट और मेडिवल का, तो उससे सीधा मेडिवल का ही स्टार्ट, मतलब हम उसे मेडिवल में ही कंसिडर करके चलेंगे। कुछ डाउट्स अभी तक के पूरे इसमें?